बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। मैं अब्बास हुसैन उर्दू आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस एलिमेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 16 के साथ हाजिर हूँ। एसक्यूएल फंडामेंटल्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। मूव करते हैं स्लाइड नंबर 1 की तरफ। लास्ट लेक्चर में मैंने एक तमहीद बांधी थी ताकि जस्ट एक वर्ड या 3 या 4 वर्ड्स को हम अंडरस्टैंड कर सकें कि डेटाबेस क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। वो चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली थी, आई होप सो। अब चूँकि हमें पता चल चुका है कि डेटाबेस है क्या, तो हमें उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है। और उस स्टेप के लिए हमें जो पहली स्लाइड में मैंने जो टाइप किया दैट इज़ डेटाबेस टाइप्स। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ हाइलाइटर। ओके जी, सबसे पहले टाइप 1 की जो डेटाबेसेस हमारे पास होती हैं दैट इज़ ऑपरेशनल डेटाबेसेस। व्हाट डज़ इट मीन बाय ऑपरेशनल डेटाबेसेस? ऑपरेशनल डेटाबेसेस से मुराद ये है कि वो ऐसी तमाम डेटाबेसेस जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको नाम से ही यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं इसको ऑपरेशनल डेटाबेस कह रहा हूँ। अब एग्जाम्पल क्या है ऑपरेशनल डेटाबेस की? ओरेकल 11G मैंने इंस्टॉल की विद इन माई कंपनी और उसको मैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ले आया। जब मैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसका मेरा मतलब ये है कि मैं उसे चला दिया, अब लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो इस ज़रूरी नहीं है कि मैं ओरेकल डेटाबेस यूज़ करूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं कोई ओपन सोर्स माई सीक्वल भी यूज़ कर सकता हूँ डेटाबेस। देयर आर सो मैनी डेटाबेसेस, अभी आगे जाके देखेंगे हम। तो वो कोई भी डेटाबेस जो आप अपनी कंपनी में ऑपरेशनल कर चुके हैं, जो ऑपरेशन चल रही है, हम उसको ऑपरेशनल डेटाबेस कहते हैं। कभी कभी इस ऑपरेशनल डेटाबेस का नाम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो मेजर हमारे पास डेटाबेस की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 ऑपरेशनल और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। नंबर 2 पे आती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या मुराद है? वो सारे लोग जिन्होंने नेटवर्क का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बार बार मैं ऐसी बातें करता हूँ बिकॉज माई बैकग्राउंड इज़ टोटली फ्रॉम नेटवर्क एंड सिस्टम साइड एंड नाउ आई एम इन डेटाबेस साइड। ये कह नहीं सकता लेकिन अभी मूव कर रहा हूँ उस साइड पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है कि आपने ये मैं इसको पाकिस्तान में नादरा की डेटाबेस के साथ ऐसे हुकअप कर सकता हूँ कि नादरा की डेटाबेस, नादरा का कोई एक सेंटर तो नहीं है पाकिस्तान में, एक उनका हेड ऑफिस है और फिर हेड ऑफिस के मज़ीद सब छोटे ऑफिसेज हैं और हर जगह पे डेटाबेस चल रही है। अब जब हर जगह पे डेटाबेस चल रही है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग एक ही डेटाबेस से कनेक्ट हैं। वो एक डेटाबेस के पार्शली जो उसके पार्ट हैं उनसे कनेक्टेड हैं। ये ऐसे कह सकता हूँ जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में चाइल्ड डोमेन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट होता है, कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी एक मेजर डेटाबेस है और उसकी फिर सब छोटी छोटी डेटाबेसेस हैं और वो रेप्लिकेट करती हैं आपकी मेन डेटाबेस के साथ। तो एक्चुअली जो एक्टिव डायरेक्टरी वो भी तो डेटाबेस ही है ना, उसमें भी तो जो है कंप्यूटर्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जितनी भी नेटवर्क में जो भी इक्विपमेंट लगा है उसकी सबकी इन्फॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर होती है। तो यहाँ पे भी जब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात कर रहा हूँ तो इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि एक डेटाबेस के अगर हम मल्टीपल कॉपीज़ बना दें और वो हर ब्रांच ऑफिस में काम करे स्टैंड अलोन और उसका जो डाटा है वो रेप्लिकेट होकर किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे चला जाए या हेड ऑफिस में चला जाए, तो इस तरह की डेटाबेस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहते हैं। ऑपरेशनल या सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या होता है कि आपका एक डेटाबेस है, फिर आपने उसको मल्टी लोकेशंस पे, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर उर्दू IT अकेडमी की .com वेबसाइट है तो इस वेबसाइट की जो डेटाबेस है वो किसी एक ही लोकेशन पर पड़ी और हम पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी उसको बैठ के एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हम जितने भी ऑपरेशंस करेंगे वो उसी जगह पे हो रहे होंगे। अब ऐसा हो कि उर्दू IT अकेडमी .पाकिस्तान के लिए हो, .ind इंडिया के लिए हो, .us या UK वो UK के लिए हो, तो फिर क्या होगा और उसकी भी कहीं फिर कॉपी सेम एक जगह पे कहीं कॉपी हो रही हो।
मतलब एक जगह पे जाके रेप्लिकेट हो रही हो। रेप्लिकेशन से मुराद है कि सारा डाटा सिंक्रोनाइज करके एक जगह पे कलेक्टिवली जो है वो सेव हो जाए। और इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास google.com है। google.com देखें तो जब भी आप यहाँ पाकिस्तान में google.com करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेज .pk पे आ जाता है। इसका मतलब है कि गूगल का एक सर्वर पाकिस्तान में है, एक इंडिया में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, बांग्लादेश में है, अफ़गानिस्तान में है, और जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं उन्होंने हर कंट्री के लिए एक अलग सर्वर रखा है। उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी सर्वर पर पड़ी है, नहीं, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पड़ी है। तो पूरी दुनिया के जो इन्फॉर्मेशन है पहले उनके कंट्रीज़ के जो सर्वर्स हैं वहाँ पे सेव होती है, फिर वहाँ से रेप्लिकेट होकर किसी जगह पर जाती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सेंट्रलाइज्ड प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड। चौथी डेटाबेस जो हमारे पास जो टाइप है वो है एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी डेटाबेस जो होती हैं। एक्सटर्नल से मुराद ये है कि इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल मैं बैंक में जाता हूँ, मैं बैंक में जाके मैंने अगर अपना अकाउंट खुलवाना है तो अकाउंट खुलवाने के लिए क्या सबसे पहला जो उसे आइडेंटिफिकेशन मांगते हैं वो मांगते हैं आईडी कार्ड। अब मैंने उनको अगर आईडी कार्ड दे देता हूँ तो वो उसे वेरीफाई कैसे करेंगे? वो वेरीफाई करेंगे उसे जो भी पाकिस्तान का जो नेशनल जो आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो कि नादरा है उससे वो वेरीफाई करेंगे। तो जैसे उन्होंने अपनी डेटाबेस में मेरा आईडी कार्ड इंटर किया तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन नादरा से वेरीफाई होके आई। इसका मतलब है कि वो अपनी डेटाबेस तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो थर्ड पार्टी डेटाबेस जो है वो भी हुकअप की हुई है। तो इसको हम एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी डेटाबेस कहते हैं। ETC मैंने इसलिए लिखा कि इसकी कोई और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। फॉर दिस टाइम मैंने 3 मेजरली जो हम पढ़ते हैं सिलेबस में या जो नॉर्मली हमारे इंटरेक्शन जिन टाइप ऑफ डेटाबेस के साथ रहती है वो 3 ही हैं: सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी डेटाबेस। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ मैं। अभी मैंने वहाँ पे पिछली स्लाइड में बात की डेटाबेस टाइप्स की। अब वो जो डेटाबेस टाइप हैं वो किसी न किसी एक मॉडल को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फॉलो करती हैं। तो काफ़ी मॉडल्स अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहले नेटवर्क मॉडल है। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब ये जो है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए तो हम पढ़ते हैं कि क्या है, लेकिन इसका जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन शायद कहीं पे हो या ना हो। इसी तरह हिरारिकल मॉडल है। इस तरह ODBMS, यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 6 पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं लिखा हुआ है गुड एग्जांपल ऑफ फॉर क्लाउड स्टोरेज, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल, XML, एसोसिएटिव मॉडल ऑफ डाटा, नेविगेशनल डेटाबेस, और इसके अलावा भी काफ़ी। यहाँ पर 3 को मैंने जो है ना कलर चेंज किया है, जिसमें रिलेशनल मॉडल जिसे हम RDBMS कहते हैं, या ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल ORDBMS जिसे हम कहते हैं, और तीसरा मैंने लिखा स्टार स्कीमा, डी नॉर्मलाइजेशन डेटा वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट में। अब डेटा वेयर हाउस क्या है इटसेल्फ, डी नॉर्मलाइजेशन क्या है, या स्टार स्कीमा क्या है, ये बात की कहानी है, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। फॉर दिस टाइम जो हम ओरेकल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो हम जिस मॉडल को फॉलो करते हैं वो रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल। तो अगर मैं ओरेकल 8 से पहले की बात करूं तो जो मॉडल थे वो थे रिलेशनल मॉडल, क्योंकि हम हर एंटिटी को एक जो है ना सेपरेट एज ए रिलेशन ट्रीट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये थोड़ा इस पर बात भी की थी। तो अभी मैं इसका मज़ीद आगे जैसे लेक्चर चलेंगे तो हमें चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। और इनको पढ़ाने का क्या मकसद है, अगर हम SQL फंडामेंटल की बुक देखेंगे तो पहले 2 चैप्टर्स या एटलीस्ट 1 चैप्टर जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, और बेसिक इन्फॉर्मेशन इसी वजह से होती है कि जो सर्टिफिकेशन है वो ये उसकी कोई प्री रिक्विजिट नहीं होती कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। वो ये अज्यूम करते हैं कि जो बंदा हमारे पास आएगा हमारी सर्टिफिकेशन करेगा। फॉर एग्जांपल हम ओरेकल OCP या OCA कर रहे हैं तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले बताते हैं ताकि जो अगली एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन है वो आपको अंडरस्टैंड हो सके। ओके जी, तो रिलेशनल मॉडल और ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल। अब ओरेकल 8 और 8 से ऑनवर्ड जितनी भी ओरेकल की डेटाबेस हैं दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ऑब्जेक्ट क्यों मैं कह रहा हूँ, अभी आप देखेंगे कि आपने कोई गाना रखना हो अगर डेटाबेस में तो वो स्टोर हो जाता है, कोई इमेज आपने डेटाबेस में रखनी हो तो वो भी सेव हो जाती है। इसका मतलब है कि पिक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सॉन्ग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और ये तो मैंने 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए, देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स।
अवेलेबल। तीसरा, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल मैं टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा टेक्सटाइल सेक्टर का रहा, तो वहाँ पे जो डेटाबेस टाइप जो डेटाबेस मॉडल यूज़ होता है वो RDBMS यूज़ होता है। उसके अंदर हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाती हैं। और फिर उसके अंदर इन्हेंसमेंट्स हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ नंबर 5 स्टार स्कीमा की, तो रिलेशनल मॉडल का जो अपोजिट है दैट इज स्टार स्कीमा। उसमें हम रिलेशनल मॉडल में हम क्या करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे एक लेक्चर जो नॉर्मलाइजेशन का होगा, ताकि हमें चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए कि रिलेशन किस बेस पे बिल्ड होगा और कीज़ क्या होती हैं, उनको हम कैसे एक दूसरे टेबल के साथ मैचअप करेंगे, या उनको कीज़ के थ्रू हम कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू यूजिंग SQL। तो यहाँ तक आई थिंक ये 3 चीज़ें समझ आ गई हैं आपको। डेटा ये सिर्फ आपने बहुत वो सब लोग जिन्होंने प्रॉपर जो उनका बैकग्राउंड CS का है या IT का है, उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जस्ट मैं रिमाइंड करवाने के लिए बात कर रहा हूँ। और डेटाबेस टाइप्स आपको क्लियर हो गई हैं। डेटाबेस मॉडल, अब किसी एक डेटाबेस मॉडल को लेके इन डेटाबेस, ये जो 3 डेटाबेस टाइप्स मैंने बताई, इनमें से कोई एक टाइप आप यूज़ करेंगे। जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस या ऑपरेशनल डेटाबेस। और कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है या कोई नेशनल डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को भी यूज़ करते हैं। ओके जी। RDBMS, अब चूँकि बात हमने की कि जो मोस्टली जो हमारे रिलेटेड डेटाबेस मॉडल है दैट इज़ रिलेशनल मॉडल, उसके बारे में थोड़ी सी बात की है कि डेवलप्ड बाय कोड IBM इन 1970। और बहुत सिंपल है जी। रिलेशनल मॉडल इसे कहते हैं कि जो आज के दिन के या आजकल जो छोटे छोटे कंप्यूटर, छोटे से मुराद ये कि जो बिल्कुल हल्के फुल्के प्रोसेसिंग पावर के साथ कंप्यूटर्स हैं, वो भी इस डेटाबेस को चला सकते हैं। जैसे सेम लाइक ये मेरा डेस्कटॉप PC है, बहुत ज़्यादा कोई अच्छा ये PC नहीं है, बहुत हल्का फुल्का सा PC है। तो उस पर ये बड़ी नॉर्मली मैंने आपको बताया कि आपने देखा होगा कि इसी मशीन पे जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मैं वर्चुअल मशीन चला रहा होता हूँ। और हालांकि इसका प्रोसेसर C2D है, ये Core i7 Core i5 इस तरह का कोई हाई एंड प्रोसेसर इसमें नहीं लगा। C2D के ऊपर मैं वन टाइम में मल्टीपल मशीन्स भी चला लेता हूँ, वर्चुअल मशीन्स, और ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और ये जो सिस्टम है, हालांकि डेटाबेस के लिए जो प्रॉपर सर्वर मशीनें होती हैं उनको तो चले मैं अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस कंप्यूटर पर जब ये चल सकता है तो इसका मतलब है कि इंतहाई आसान सिंपल इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है RDBMS। सपोर्ट RDBMS क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट टाइप्स अभी चूँकि हमने ORDBMS को डिस्कस नहीं किया, थोड़ी सी बात ही की है। और मैंने आपको बताया कि जब ORDBMS की बात करते हैं हम, तो उसमें हर चीज़, चाहे टेबल है, चाहे आपका कोई एवरीथिंग, कोई इमेज है, कोई डेटा, कुछ भी उसमें ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है हर चीज़ को। तो यहाँ पे बात करने का मतलब ये है कि हम जो यूज़ करते हैं जावा की डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेटाबेस खुद जो डेटा टाइप्स हैं वो खुद बना सकते हैं। XML की सपोर्ट है जी। ऑब्जेक्ट्स अनलिमिटेड इसमें बेनिफिट्स हैं और अनलिमिटेड एक्सटेंशंस हैं। अगर आपने प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं उन ऑब्जेक्ट्स उन एक्सटेंशंस को यूज़ करने के लिए, तो उनको भी उनकी भी डेटा टाइप्स को आप यूज़ कर सकते हैं ये ORDBMS में। एग्जाम्पल्स ऑफ RDBMS, Oracle DB2, Sybase, फाइल मेकर, ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, और MySQL है, पोस्टग्री है, प्रोग्रेस है, SQLite है, टेराडाटा है, CSQL है, ओपन लिंक है। इसके अलावा अभी मैं और भी काफ़ी सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं RDBMS की बात कर रहा हूँ। ओके जी, 3 लिंक यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं और 3 लिंक्स को अभी ये मैंने खोले भी हुए हैं। मैं इसको जस्ट मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये लिंक्स खोले हुए हैं मैंने। सबसे पहले जाते हैं, हमारे पास एक है DB इंजन्स के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे देखें कि मैंने ये कहा कि रैंक वाइज जो सबसे टॉप रैंक पे इस टाइम डेटाबेस चल रही है वो दिखाओ मुझे। तो उसने कहा कि 2017 में देखें नंबर 1 पे Oracle थी, और फेब 2018 में भी Oracle थी, और मार्च 2018 में भी Oracle है। और इसकी डेटाबेस मॉडल क्या है? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी टाइप कौन सी है? रिलेशनल।
उसके बाद माई सीक्वल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, DB2 है। अच्छा, मोंगोडीबी क्या करे, डॉक्यूमेंट स्टोर। इसमें जो मॉडल है वो टाइप चेंज होगी। अब देखें कि मैंने जो स्लाइड थी उसमें डॉक्यूमेंट स्टोर की बात नहीं की, तो मैंने आपसे ये कहा था कि सो मेनी टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल्स, हम उसमें से कौन सा डेटाबेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेशनल। और रिलेशनल में भी फिर हम आगे कौन सा कर रहे हैं, ORDBMS, यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके बाद ये देख लें जी, SQLite, ये भी रिलेशनल है, टेराडाटा रिलेशनल है, मारिया DB ये भी रिलेशनल DBMS है, SAP अडाप्टिव सर्वर रिलेशनल है जी, और HBase ये वाइड कॉलम स्टोर, ये भी डेटाबेस की अब मॉडल चेंज हो गया है यहाँ पे। तो काफ़ी सारी ये लिस्ट ऑफ डेटाबेस अवेलेबल है, ये तकरीबन कोई 311 के करीब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं हमारे पास, और वो मुख्तलिफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कोई रिलेशनल है, हमारा जो काम रहेगा वो ज़्यादातर किसके साथ रहेगा, रिलेशनल डेटाबेस के साथ, क्योंकि हम जो DB जो हमारे कोर्स की DB है उसकी टाइप जो डेटाबेस मॉडल जिसको फॉलो कर रही है दैट इज़ रिलेशनल मॉडल। और उस रिलेशन मॉडल में ये बाकी सारी DBs भी आती हैं, जिसमें जो टॉप की DBs अगर मैं बात करूं, जो मार्केट में जो इंडस्ट्री में बड़ी जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं वहाँ पे यूज़ हो रही हैं, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और DB2, ये 3 डेटाबेसेस हैं। और ओपन सोर्स में माई सीक्वल है, देन यहाँ पे कहीं मारिया DB, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब आते हैं लिस्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, उसमें ये काफ़ी सारी उसने एक नाम लिखे हुए हैं जी, जो शायद वहाँ पे भी जिक्र नहीं था। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टॉप 10 डेटाबेस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, उसमें सबसे पहले अगेन फिर ओरेकल RDBMS, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और IBM DB2, ये पहले मैंने जिक्र किया था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये वेबसाइट्स होती हैं इनको ज़ाहिर किसी ने इस पर डाटा डाला होता है, तो जो जिसको ज़्यादा अच्छी लग रही होती है समटाइम वो उसको टॉप पे ले आता है, लेकिन इन फैक्ट ओरेकल डेटाबेस टॉप 1 पे ही है अभी तक, तो टॉप 1 पे और आगे का पता नहीं है। और IBM DB2 रैपिडली जो है मार्केट में इन हो रही है, यहाँ पे हमारे एशिया में कम थी, लेकिन यह कभी इसके भी, तो इन फ्यूचर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस डेटाबेस की भी डेटाबेस जो है इसको मैनेज करने के लिए भी आप किसी न किसी तरह मूव ज़रूर करेंगे। तो ये जो लिंक्स हो गए जी इस हवाले से। और अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनसे कैसे बात की जाए, उसके लिए उससे बातचीत करने के लिए, अब मैं बातचीत मैन टू मैन बात नहीं कर रहा, मैं एप्लीकेशंस कैसे बात करेंगी डेटाबेस से, और वहाँ पे जो डेटाबेस डेटा पड़ा होगा उसको कैसे फैच करके हमारे सामने लाया जाएगा, उसके लिए लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो जो रिलेशनल डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, और ख़ासतौर पे ओरेकल डेटाबेस में, उनका मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। आज तक आपने एक ही नाम सुना होगा, या शायद ने काफ़ी ज़्यादा नाम सुने हों, लेकिन मैंने यहाँ पे इस पर काफ़ी इसको देखा और लोगों से कंफर्म भी किया, तो नतीजतन ये कि हमारे पास 64 क्यूरी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, और उस 64 में से हम जिस क्यूरी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं दैट इज़ SQL। तो QL का क्या मतलब है जी, क्यूरी लैंग्वेज, और S का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि फिर हम क्यों इसी को यूज़ करते हैं, वो इसकी वजह ये है, अभी हमें आगे स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इतना मैं कहना पसंद करूँगा कि जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनमें जो सबसे टॉप पे जो क्यूरी लैंग्वेज है दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड SQL। अब उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी QL नहीं है, बाकी भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे टॉप ज़्यादा यूज़ की जाती है दैट इज़ SQL। तो हमारे सामने भी फिर SQL का नाम आया। वैसे अगर फॉर इन्फॉर्मेशन बात करूँ तो उसमें 64 क्यूरी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, उसमें से हम SQL को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मोर स्पेसिफिक और मज़ीद हो जाता हूँ कि जो ओरेकल का डेटाबेस इंजन है, ओरेकल का जो DBMS का सॉफ्टवेयर है, वो किन किन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, किन किन लैंग्वेजेस के थ्रू आप उसे क्यूरी कर सकते हो। तो उसमें क्या है जी, SQL तो है ही है, साथ SQLD डायनेमिक, SQLT ट्रांजैक्शनल, SQL3 और SQLJ, इसको मैं जावा भी कह सकता हूँ।
यानी कि जावा के कोड के थ्रू आप क्यूरी करेंगे तो तभी आपको डाटा मिल जाएगा। अब ये तो थी क्यूरी। उसके बाद फिर प्रोसीजर लैंग्वेज दूसरी टाइप की है जी। अभी हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं, जो हमारा OCA का कोर्स है, उसमें टाइप 1 की लैंग्वेज है, दैट इज़ क्यूरी लैंग्वेज, या हम उसे कह सकते हैं SQL। अगर हम OCP करें, ठीक है, तो फिर हम दो कोर्स पढ़ते हैं, एक SQL फंडामेंटल 1 और एक SQL फंडामेंटल 2 का होता है। यह सम शॉर्ट हम कह सकते हैं मिक्सअप होता है। उसमें फिर हम प्रोसीजर लैंग्वेज पढ़ते हैं, या जो OCP डेवलपमेंट में करते हैं, तो वो दो, एक क्यूरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, देन वो प्रोसीजर लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। और प्रोसीजर लैंग्वेज में हम बेशुमार चीज़ें हैं, जब हम कोर्स पढ़ेंगे तो साथ साथ हमें पता चल जाएंगी। जिस तरह ओरेकल डेटाबेस इंजन 4 टाइप ऑफ क्यूएल्स को सपोर्ट करता है, 1 2 3 4 5 टाइप ऑफ क्यूएल्स को सपोर्ट करता है, इस तरीके से ये प्रोसीजर लैंग्वेज में भी जो है ना सिर्फ एक ही प्रोसीजर लैंग्वेज को फॉलो नहीं करता या सपोर्ट नहीं करता, बाकियों को भी करता है, जिसमें जैसे PL SQL J है, PL SQL T है, SQL 3 है, EJQL है, जावा के कोड हैं जैसे जावा 2 ME है, जावा 2 SE है, जावा J2 EE है। और इनमें कुछ अगर प्लगइन आप इंस्टॉल कर लें तो ये सारे जो है ना पूरा का पूरा जावा कोड आप जो है ना लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने पहले लेक्चर में भी बात की थी कि चूँकि जो जावा है उसको एक्वायर कर लिया है ओरेकल ने, तो अब जो ओरेकल की जो अगर 12C की बात करेंगे तो उसमें और मज़ीद इन्हांसमेंट्स हैं। तो इस स्लाइड का सिर्फ इतना मकसद कि हमने करना तो SQL को यूज़ है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी चीज़ों का भी पता होना ज़रूरी है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। और ये सारा लेक्चर सिर्फ थ्योरेटिकल है इन्फॉर्मेशन के लिए। SQL स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले तो क्या है कि स्टैंडर्ड है क्या? स्टैंडर्ड है जी एक कुछ रूल्स हम बना देते हैं, जैसे हम नेटवर्क में पढ़ते हैं OSI रेफरेंस मॉडल, कि हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी OSI रेफरेंस मॉडल के इन रूल्स को फॉलो करते हुए कम्युनिकेट होगी या रिसीव होगी, कोई पैकेट रिसीव होगा या आगे सेंड होगा। तो इसी तरीके से SQL के भी कुछ स्टैंडर्ड हैं। और SQL का स्टैंडर्ड कौन बिल्ड करता है जी? ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। All RDBMS which compliant 1992 and 1999 standard can support dual syntax, one its own proprietary and second one general standard। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब Oracle डेटाबेस हमने 11G इंस्टॉल की तो Oracle की भी तो अपनी क्यूरी लैंग्वेज है ना, जो SQL है, जिसे हम Oracle SQL कहते हैं, तो वो तो है, लेकिन वो उस स्टैंडर्ड को मीट करती है जो ANSI ने 1992 में बनाया। इसका मतलब है कि जो ANSI ने 1992 में स्टैंडर्ड बनाया SQL के लिए, वो सिर्फ Oracle के लिए नहीं था, वो एक जनरल स्टैंडर्ड था। तो जो RDBMS सिस्टम्स उसको स्टैंडर्ड को कंप्लाइंट करते हैं, फॉलो करते हैं, उन पे क्या होगा? सेम, सब पे सिंटैक्स जो क्यूरी का होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब है कि चूंकि Oracle 1992 एंड 1999 दोनों ही कंप्लाइंट को फॉलो करती है, तो Oracle का जो अपना कोड है वो तो चलेगा ही चलेगा, बाकी जो दूसरे कोड हैं, जो जनरल कोड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोई एक, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स का एक टेबल है, वहाँ से यही क्यूरी अगर आप SQL सर्वर पे चलाएंगे तो वहाँ पे भी चलेगी। वही क्यूरी अगर आप कोई ज्वाइन लगाना है आपने, वो SQL पे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के ऊपर बैठ के लगाएं, वो Oracle पे लगाएं, दोनों में सेम क्यूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने Oracle की वेबसाइट से उठाई है, आपको भी मिल जाएगी। Oracle strive to comply with industry accepted standards and participates actively in SQL standards committees। अच्छा, यहाँ पे अभी सिर्फ ANSI की बात हो रही है, फिर इसमें बाद में ISO ऐड हो गया है और ये सारे फिर IEEE की तरफ मूव कर जाते हैं, विच इज़ अनदर स्टोरी। और इंडस्ट्री एक्सेप्टेड कमिटीज़ आर द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स ISO, विच इज़ एफिलिएटेड विद इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC। बोथ ANSI एंड IEC हैव एक्सेप्टेड SQL एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस। असल में सारी कहानी का ये मतलब ये था
कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जितनी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होगी दैट इज़ एसक्यूएल। अब यहाँ पे अगेन दूसरी बात समझने वाली है, व्हेन अ न्यू, इसको मैं ना वो कर लेता हूँ, उसको शायद मुझे हाईलाइटर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें कि व्हेन अ न्यू एसक्यूएल स्टैंडर्ड इज साइमल्टेनियसली, ये मुझे जो है ना, सॉरी यहाँ पे जो वर्ड है ना ये अक्सर मुझे वो आता है, मैंने अक्सर बताया था पहले भी आपको, मुझे जो है ना थोड़ा स्पीकिंग इशू है। पब्लिश बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस, कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी कोई नया स्टैंडर्ड या कोई नई चीज़ ऐड करनी होती है एसक्यूएल के जो साइंटेक्स है उसमें, तो हम क्या करते हैं, द नेम्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स कंफर्म द कन्वेंशंस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन बट द स्टैंडर्ड आर टेक्निकली आइडेंटिकल। कहने का मतलब यह है कि कोई 1999 में जो एसक्यूएल का जो भी स्ट्रक्चर था, अगर 2003 में जाके 2003 तक उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और एडअप हुई हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको नया आइडेंटिकल नेम देंगे कि ये स्टैंडर्ड 2003 का है। उससे पहले के जो चेंजेस थे उसको हम 1999 कह रहे थे, उससे पहले के जो चेंजेस थे 1992 कह रहे थे, जैसे ये मैंने ऊपर बात की है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ जी। एसक्यूएल स्टैंडर्ड, द लेटेस्ट एसक्यूएल स्टैंडर्ड वाज अडॉप्ट इन जुलाई 2003 एंड इज ऑफन कॉल्ड एसक्यूएल 2003। वन पार्ट ऑफ द एसक्यूएल स्टैंडर्ड पार्ट 14 SQL/XML। अभी मैंने बात की आपको कि एसक्यूएल क्या करता है जी, एसक्यूएल की टाइप 1 नहीं है कि सिर्फ एक क्वेरी लैंग्वेज है। अब ये क्या है, XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैं क्या कहूँगा, ISO/IEC 9075-14 was revised in 2006 and is often referenced as SQL/XML 2006। ये नया फिर इसका स्टैंडर्ड आ गया। इसका मतलब है कि जो 1999 में जो कंप्लाइंट कर रही थी या जो फॉलो कर रही थी, उसके साथ बहुत सारी बाद में चीज़ें एडअप हुई हैं। तो जो एडअप चीज़ हुई हैं, अगर तो सिर्फ ओरेकल उनको फॉलो कर रहा है तो ये चीज़ें ओरेकल के उस पर चल जाएंगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। अगर दूसरे फॉलो कर रहे हैं तो उन पर भी चलेंगी। तो होगा क्या कि हमें एक लैंग्वेज सीखनी है और वो फिर सब पे अप्लाई होगी। ये ऐसे ही है जैसे लिनक्स में हम अगर कोई एक टाइम देखने की कमांड देख रहे हैं, तो चाहे आप यूनिक्स पे अप्लाई करो, चाहे आप उसे सन सोलरिस पे अप्लाई करो, IBM पे अप्लाई करो, जिस मर्जी पे अप्लाई करो, सब पे चलती है। नेक्स्ट जी, यहाँ पे ये स्लाइड एंड होगी। एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे खोला भी हुआ है। ये डॉक्यूमेंट मैंने किसी और जगह से उठाया है। वो जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा था आपको वो थी, यहाँ पे एसक्यूएल टाइमलाइन लिखी हुई है। देखिए जी, 1970 में जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हमारे सामने आया और यहाँ पे वो कह रहा है जी, डॉक्टर कोड मॉडल रिमेन्स द डेफिनेटिव मॉडल फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। 1978 IBM Corporation developed the database system/R along with database language structured English query language SEQUEL at their San Jose Research Center in California. They base it on Dr. Code original model and they call it SEQUEL इन एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी, और यहाँ पे इसका वो एब्रिएशन भी लिखा हुआ है इन्होंने, इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। इन 1979 रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन रिलीज द फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नेम इट ओरेकल। देयर RDBMS functions as a mini computers using SQL as the main query language. The product becomes so popular the company changes its name to Oracle. ये पहले भी मैंने एक बात की थी एक दफ़ा। 1992 में 82 में फिर ये पूरी कहानी चली, इसमें एडिशन होती रही। अब देखें यहाँ पे SQL-17 was initially formalized by ANSI in 1986। ये पहला स्टैंडर्ड फिर 89 में दोबारा चेंज हुआ, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई और फिर वो जो स्टैंडर्ड था उसे हम कहते थे SQL-89। फिर 1992 में इसमें कुछ आंसी ने पब्लिश रिवाइज स्टैंडर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें एडअप की, तो ये स्टैंडर्ड क्या कहलाया, ANSI/ISO SQL-92 और SQL2 विच वर स्टिचर देन SQLi। आगे फिर 1999 में फिर ये चेंज हुआ, 2003 में चेंज हुआ, 2006 में ये चेंज हुआ, 2008 में और 2011। और अब 2011 में क्या हुआ कि इन्होंने फिर इसके 9 पार्ट्स इसको कह सकते हैं डिवाइड कर दिया फर्दर पार्ट्स में, और ये सारे पार्ट्स उसके लिखे हुए हैं यहाँ तक।
अब इसका मतलब ये है कि एसक्यूएल जो क्यूरी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे डेटाबेस से क्यूरी करने के लिए, उसके बेशुमार या काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं जो रिवाइज होते रहते हैं हर 3 साल बाद या 4 साल बाद। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस 11G मेरे पास 11G डेटाबेस है या उससे पहले 10G थी, तो 10G में जो एसक्यूएल थी उसकी में कुछ ऐसी लिमिटेशंस होंगी जो 11G में नहीं है, और फिर 11G में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो 12C में नहीं है। इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ वो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, चीज़ें सही उसकी तरफ जा रही हैं, मतलब इन्हांसमेंट हो रही है, और वो जो इन्हांसमेंट हो रही है उसको हम एसक्यूएल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, और फिर उन स्टैंडर्ड्स के यूनिक नेम्स हैं। ये इस पूरे जो है ना इसका मतलब था डॉक्यूमेंट का। ओके जी, आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ जो है ना पसंद आ गई होगी। यहाँ पे स्लाइड अगेन मैंने शायद स्लाइड बंद कर दी है, तो इसको रिवाइज़ कर लेते हैं जी हम दोबारा। सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस टाइप्स हैं, फिर हमारे पास डेटाबेस के कुछ मॉडल्स हैं, उस मॉडल में से हम रिलेशनल डेटाबेस और ओरेकल में हम ORDBMS को यूज़ कर रहे हैं, और ORDBMS को जो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने पढ़ ली, क्या क्या सपोर्ट करेगा, फिर एग्जांपल्स क्या हैं कि सिर्फ एसक्यूएल हमारे पास ओरेकल डेटाबेस नहीं है, उसके अलावा भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। फिर हमने इंटरनेट से रिव्यू भी कर लिया कि सबसे टॉप इस टाइम कौन सा चल रहा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बात करने के लिए हमें कौन से लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उस लैंग्वेज के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, और उन स्टैंडर्ड में से हम किस स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। ओके जी, फॉर दिस टाइम इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मज़ीद बात